बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये जो चैप्टर है इसको डालने के पीछे एक आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी क्या है कि आप लोगों को अवेयर कराना है ना। आपने देखा होगा क्लास 8th में भी आपके दो चैप्टर्स थे, एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, एक एडोलसन से रिलेटेड था, क्योंकि आप उस समय प्यूबर्टी वाली एज में आ रहे थे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए था कि क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है, फिर 10th में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर था, उसके बाद आपका चैप्टर आया अब 12th में। तो ये सारे चैप्टर्स टाइम टू टाइम आपके सिलेबस में डालने का एक ही मोटिव है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को टैबू ना समझो, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप फ्रैंकली बात कर सको, है ना। तो इस चैप्टर को जब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का हमारा, क्योंकि हमने मोटिव सेट करना है डेली का, तो मोटिव क्या है? मोटिव है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। दो तीन प्रोग्राम्स की बात करेंगे जो हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो इनिशिएट किए गए। इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। आज हम लोग सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स करने वाले हैं। अब जब मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की, तो उसमें सारे करेंगे, चाहे वो पिल्स हो, बैरियर मेथड्स हो, नेचुरल मेथड्स हो, या कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन और एक इनफर्टिलिटी इश्यूज जो कपल्स के बीच में आते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है और नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, अपने सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, तो हम लोग बोल देंगे दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शंस, तो हम लोग बोल देंगे कि दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ को जब डिफाइन करने की बारी आई थी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि एक पर्सन उस टाइम पे हेल्दी है जब वो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट यानी कि कोई किसी भी तरह की कोई भी इंजरी नहीं है। सेकंड, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ठीक है, बिहेवियर ठीक है, इमोशनली दैट पर्सन इज फिट, प्लस, है ना। तीन चीज ये हो गया। चौथी चीज इज मेंटली, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ल्ड WHO के अकॉर्डिंग a healthy person should be physically fit, behaviorally stable, emotionally stable एंड उसकी मेंटल स्टेट ठीक होनी चाहिए। अब मेंटल स्टेट को हेल्थ में क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, आपको पता होगा, आपने ये वर्ड सुने होंगे पहले भी, दैट इज डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये सारी चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। अब जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हो तो ये सारी कहाँ आती है? ये आ रही है बच्चों आपके किस में? इमोशनल या मेंटल ब्रेकडाउन्स में आती है। तो जब एक इंसान इन चारों पैरामीटर्स पे फिट है, तो हम लोग कहेंगे क्या? कि दैट पर्सन इज हेल्दी, एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी। अब डेफिनेशन दी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इन सारी चीज़ों से क्या लेना देना? क्योंकि ये मतलब इतना
ओपनली बात करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इनको टैबू बनाया गया है ना, टैबू बनाया गया यानी कि लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बात करते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिथ अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन क्या है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिपेंडेंट ऑन द मदर। अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिपेंडेंट ऑन द मदर, बट ऐसा नहीं है, वो फादर के गेमीट पे डिपेंड करता है ना। इसके अलावा अभी हम लोग आगे एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ेंगे आज ही, दैट इज़ वेसेक्टोमी, जहाँ पर वास डेफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता। लेकिन उस समय मैन को क्या लगता है, एक मेल को क्या लगता है कि उसकी मेलनेस कम हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रही है, बिकॉज टेस्टिस को तो हमने कुछ नहीं किया ना। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर कराने के लिए गवर्नमेंट, आपको जान के ये चीज़ खुशी होगी कि हमारी कंट्री उन पहली कुछ कंट्रीज में से है जिसने क्या किया है, जिसने ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स निकाले, इन प्रोग्राम्स के बारे में बात करी, जहां पर लोगों को अवेयर कराया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जो पहला प्रोग्राम था बच्चों, फर्स्ट प्रोग्राम वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था इसको इनिशिएट किया गया था इन 1951। उसके बाद इस प्रोग्राम में कुछ और बेटरमेंट लाए, कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस लाई, फिर एक प्रोग्राम क्रिएट हुआ दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इन सारे प्रोग्राम को बनाने के पीछे सिर्फ एक मोटिव था, जो मोटिव था टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन को क्लियर करने का मिथ था। और टीनेजर्स को जो प्यूबर्टी में आए हैं उनको बताने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए गए थे कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, कैसे हाइजीन रखी जाती है, कैसे उन चेंजेस से डील किया जाता है। ये सब कुछ इस प्रोग्राम का एक बेसिक एजेंडा रहा है। ठीक है, तो किस किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, इसमें हमने क्या किया था, इसमें अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया था। अब जब अवेयरनेस किस किस चीज़ की अवेयरनेस हो रही थी, फॉर सेक्स एजुकेशन, है ना, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस, है ना, इसके अलावा क्या चेंजेस, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सेक्स रिलेटेड मिसकंसेप्शंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए प्रोग्राम बनाए गए थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों, जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो एक केस बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। हमारी कंट्री ने बैन कर रखा है ऑन एमनियोसेंटेसिस। हमारी कंट्री ने एमनियोसेंटेसिस को बैन कर रखा है। अब ये बैन क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है जिसके पीछे इसको बैन कर रखा है? तो बच्चों जो सबसे मेन रीज़न था, ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। फ़ायदेमंद कैसे, पहले इसके फ़ायदे सुन लेते हैं। फ़ायदे ऐसे हैं बच्चों कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या फ़ायदा है कि कोई डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो, और वो डेवलपिंग स्टेज में आ रहा है, तो वो डिसऑर्डर्स हम लोग एमनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं। यानी कि सोचो, अगर किसी बच्चे को, किसी डेवलपिंग एम्ब्रियो को या फीटल को बहुत एक मेजर डिसऑर्डर है और अभी भी जो मदर है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसका पूरा नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड मंथ में है, और
तब क्या हो सकता है, अगर बहुत मेजर डिसऑर्डर है तो डॉक्टर्स कैन सजेस्ट दैट मदर कि आप इस बेबी को अबॉर्ट करा लो, है ना। तो वो ऑब्वियसली अबॉर्शन पूरी तरह से फीमेल के हाथ में होता है कि वो करवाना चाहती है या नहीं, बट क्या होता है कि डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है ना, कोई मेजर डिसऑर्डर होगा तो सजेस्ट कर सकता है, या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें वो डॉक्टर बहुत इजीली बता सकता है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था तो डिसऑर्डर्स का पता लग सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे हो सकती है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि एक डेवलपिंग फीटस का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। अब जब सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है तो इंडिया में क्या होने लग गया, इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन के इस प्रोसेस को इलीगली, मतलब एक गलत चीज के लिए यूज किया गया, इलीगली नहीं बोलूंगी, जब बैन होने से पहले की बात कर रहे हैं, है ना, इसको गलत चीज के लिए यूज किया गया। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन से कपल्स क्या करने लगे, ये डिटरमाइन करवाने लग गए कि मेल है या फीमेल है ना। मेल हुआ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन फीमेल हुई तो दिक्कत हो गई। फीमेल हुई तो उसके बाद शुरू हो गई फीमेल फीटिसाइड्स। क्या शुरू हुआ, फीमेल होने के वजह से अगर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल निकली तो क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड्स यू शुरू हो गया। अब फीटिसाइड आप टर्म्स पढ़ते हो, पेस्टिसाइड्स है ना, हर्बिसाइड्स, तो इसमें क्या होता है, पेस्ट को मारने वाला, है ना। तो इधर पर फीमेल फीटिसाइड्स शुरू कर दिया, यानी कि फीमेल फीटस को वहीं पर अबॉर्ट करने वाली चीज़ें शुरू कर दी गई। अब जब ये अबॉर्ट करने वाली चीज़ें शुरू कर दी गई, और जिसके वजह से इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, है ना, इतना इम्बैलेंस कि पर मेल के हिसाब से बहुत कम फीमेल रह गई थी, है ना। तो ये देख के कि इतनी ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड्स हो रही हैं, इसको देख के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस पे कर दिया बैन, है ना, बैन हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ इलीगल तरीके से फीमेल फिटिसाइड कराई जा रही है, सेक्स डिटरमाइन किया जा रहा है, बट ये आपके इधर पर इसलिए डाला है क्योंकि दैट इज रॉन्ग, है ना, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ गलत है। तो आपके आसपास भी कोई करा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब ये एमनियोसेंटेसिस है क्या, कैसे पता चल रहा है, सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है, तो आप भी, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है बच्चों, एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो क्या किया जाता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में से, एमनियोटिक फ्लूइड में से कुछ सेल्स बाहर निकाले जाते, कुछ पार्ट बाहर निकाला जाता है, और जब वो पार्ट निकाला जाता है तो एम्ब्रियो के भी कुछ सेल्स आ जाते हैं। अब एम्ब्रियो के जब कुछ सेल्स आते हैं बच्चों, तो इन सेल्स को पहले क्या किया जाता है, सेल कल्चर किया जाता है, और फिर इनको किया जाता है स्टडी। अब एम्ब्रियो के सेल्स आए हैं, यानी कि इन सेल्स के साथ वो क्रोमोसोम पैटर्न भी तो आए हैं, और क्रोमोसोम पैटर्न को स्टडी करके बता दिया जाता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो इज अ फीमेल और अ मेल, है ना। कैसे, क्या क्रोमोसोम पैटर्न है, मेल्स में बच्चों क्रोमोसोम पैटर्न इज एक्स वाई, और फीमेल में क्रोमोसोम पैटर्न इज एक्स एक्स, है ना, क्लियर है। तो ये देखो ये चीज हो रही है, मेल और फीमेल का ये चीज हो रही है। अब फीमेल को तो फीटिसाइड के थ्रू, है ना, फीमेल फीटिसाइड हो रही है, तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने लगाए थे बैन, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ टर्म्स हमें पढ़ने हैं, दीज टर्म्स आर, कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए बच्चों। जो पहला टर्म है दैट इज नेटालिटी, नेटालिटी बोलते हैं बच्चों बर्थ रेट को, बर्थ रेट यानी कि पर 1000 पीपल कितने बर्थ हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट, नेटालिटी को। और दूसरा जो आपको टर्म पता होना चाहिए दैट इज मोर्टालिटी, मोर्टालिटी।
और ये क्या है, दीज आर डेथ रेट। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा इन दो वो जो प्रोग्राम्स पढ़े थे उनके अलावा क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, कुछ और प्रोग्राम्स हम लोगों ने बात करी, जैसे कि हम दो हमारे दो, है ना। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, मतलब इन सारी चीज़ों के थ्रू, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू विजुअल एड्स, है ना, टीवी में एड्स देके, न्यूज़पेपर के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू हमें अवेयर कराया जा रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में, है ना। अब ये जो फीमेल फिटिसाइड वाला कंसेप्ट है, ये क्यों आया, क्यों आया ये फीमेल फिटिसाइड वाला कंसेप्ट। तो बच्चों अगर हम लोग देखें, फीमेल फिटिसाइड का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि एक तो एजुकेशन अच्छी नहीं थी, है ना, एजुकेशन वॉज नॉट गुड, है ना, पता नहीं था। लड़कियों को क्या समझा जाता था, बोझ समझा जाता था, है ना, कि लड़के आगे वंश चलाएंगे, घर में पैसा लाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो पुअर एजुकेशन, इलिटरेसी हम लोग बोल सकते हैं, जिसके वजह से फीमेल फिटिसाइड शुरू हुई। इसके अलावा, इसके अलावा क्या हो सकता है, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ यार। इसके अलावा आपके ख्याल से क्या क्या हो सकता है रीजन। कुछ रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, है ना, रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इकोनॉमिक सिचुएशंस के वजह से क्या होता है, मेल को तो रख लेंगे लेकिन फीमेल को नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे जाके एक और इलीगल काम भी तो करना है, डाउरी का, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई। अब जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, तो कुछ जो मैं एक बहुत देर से स्लोगन बोल रही हूँ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इसलिए लाया गया क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड कर रही है। अब जब वो एक्सप्लोड कर रही है, यानी कि पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो सकती है कंट्री की, है ना। खाना, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज उतने लिमिटेड है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक टाइम के बाद खाने की दिक्कत हो सकती है ना। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, किसी घर में, किसी घर में क्या है, चार पाँच, पाँच मेंबर हैं, चार के अलावा पाँच मेंबर है, छः मेंबर है, सात मेंबर हैं, तो पुअर हाउसिंग कंडीशंस हो सकते हैं ना। सबको प्रॉपर एजुकेशन, इन अगर वो रिच नहीं है वो पर्सन, तो सबको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आगे जाके फिर दिक्कत है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या शुरू किया, ये वाला स्लोगन शुरू किया, किस चीज़ के लिए, फॉर अवेयरनेस, दैट इज़ हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब इस स्लोगन से तो कुछ नहीं होना पड़ हो, मतलब इस स्लोगन से इतना तो पता चला लोगों को कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, तो उसे कंट्रोल में रखना है। अब कंट्रोल में रखना कैसे है, तो कंट्रोल में बच्चों ऐसे रखना है, हमें पढ़ना है कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में, और इन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में भी पब्लिकली अवेयर कराया जाता है थ्रू एड्स, है ना, टीवी पे एड्स। जैसे एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर कराया जा रहा है, दैट इज कॉन्डम्स, है ना, बैरियर मेथड्स में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड इज, जो पहले मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में से भी सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोइटस इंटरप्टस। अब बच्चों जब हम लोग कोइटस इंटरप्टस के बारे में बात करते हैं, कोइटस इंटरप्टस यानी कि कोइटस के टाइम इंटरप्ट कर दिया, है ना, इंटरप्शन क्रिएट करी गई। अब हो क्या रहा है बेसिकली इस मेथड में, इस मेथड में जब
एक कपल क्या हो रहा है, एक कपल इंटरकोर्स हो रहा है, इंटरकोर्स के टाइम पे जब मेल अपनी पेनिस बिफोर एजैक्यूलेशन और बिफोर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस, हमने पढ़ा था जब स्पर्म रिलीज हो रहे हैं किसके अंदर, वजाइना के अंदर, तो बिफोर इंसेमिनेशन या बिफोर एजैक्यूलेशन मेल अपनी पेनिस जब वजाइना से बाहर रिमूव कर लेता है, बाहर ले आता है, ताकि स्पर्म वजाइना में एंटर ना हो सके, ठीक है, तो उस मेथड को बोला जाता है कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस में फिर से बता देती हूँ क्या हो रहा है कि बिफोर इजैक्यूलेशन मेल क्या करता है, वजाइना से पीनस को बाहर निकाल लेता है, पुल आउट कर लेता है, ताकि जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर हो ही ना सके। अब ये होता है कॉइटस इंटरप्टस में, बट क्या ये सेफ है, मतलब ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि फिर भी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो प्री सीमेन होता है उसके साथ क्या आता है, कुछ स्पर्म आ सकते हैं, है ना, जिसके वजह से भी फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, और दिस मेथड इज नॉट सेफर। तो इसको लिख लेते हैं, पहले क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल क्या कर रहा है, मेल पुल आउट penis from vagina before ejaculation। क्या हो रहा है ये, बिफोर इजैक्यूलेशन, जब मेल क्या करता है, वजाइना से पीनस को पुल आउट कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है बच्चों कॉइटस इंटरप्टस। अब कॉइटस इंटरप्टस के बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज बच्चों रिदम मेथड। नेक्स्ट मेथड इज सेकेंड रिदम मेथड, और इसी मेथड को हम लोग कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। अब कैलेंडर मेथड की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी है, क्या हमने पढ़ा है बच्चों, किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब आइडियल या एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल के हिसाब से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 14th डे यानी मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होती है, बट विमेन टू विमेन डिपेंड करेगा, कभी कभी बिटवीन बिल्कुल मिड में हो जाएगी, कभी पहले हो जाएगी या कभी बाद में हो जाएगी। और अगर हम लोग बीच में भी लें तो रिस्क ना लेते हुए कपल्स क्या करते हैं, कपल्स क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th टू 17th डे तक, यानी कि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और ओव्यूलेशन से कुछ दिन बाद तक क्या करते हैं, कॉइटस को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, कपल्स अवॉइड कॉइटस। अब क्यों कॉइटस को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे एक फीमेल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब कॉइटस अगर इस टाइम पे नहीं किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस आर लो, है ना, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, क्योंकि एग वहाँ पर नहीं होगा तो स्पर्म जाएगा भी तो फर्टिलाइज किसको करेगा, किसी को नहीं, कोई होगा ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा 10 to 17 डेज जब हम लोग बात करते हैं रिदम मेथड की। नाउ थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब जब एमिनोरिया यानी कि मेंसेस नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया जब मेंसेस नहीं हो रही है। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या बात है, लैक्टेशनल एमिनोरिया बच्चों वो टाइम पीरियड है जब एक विमेन
लैक्टेटिंग पीरियड पे होती है, यानी कि मिल्क की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क की सिक्रीशन कैसे ज़्यादा होगी? अगर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। तो जब प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है उस टाइम पे एग रिलीज नहीं होता है, एग रिलीज नहीं होता है। और अगर बच्चों एग रिलीज नहीं होगा तो अगर स्पर्म जाएगा भी तो फर्टिलाइज किसको करेगा? अब ये जो पीरियड होता है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम नहीं होता, या हर कुछ टाइम बाद आता है, ऐसा नहीं होता। आफ्टर पार्चुरेशन जब एक विमेन ब्रेस्ट फीड करती है या फिर लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, यानी कि जब मिल्क की सिक्रीशन सबसे ज़्यादा हाई होगी बॉडी में, उस टाइम पे अगर क्या हो रहा है, अगर कॉइटस हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो रहा है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस आर जीरो, बिकॉज एग रिलीज नहीं हो रहा है। और ये पीरियड होता है बच्चों 6 मंथ्स का। दिस पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स। तो ये होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसके अलावा एक और मेथड है, दैट इज एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस और पीरियोडिक एब्सटीनेंस में डिफरेंस है। पीरियोडिक एब्सटीनेंस हम लोग 10 to 17th डे वाले को बोलते हैं, और एब्सटीनेंस वो टाइम, वो मेथड है जिसमें कॉइटस को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी हो ही ना, है ना। ठीक है, तो ये हैं बच्चों हमारे ट्रेडिशनल मेथड। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? बैरियर मेथड्स। तो बच्चों बैरियर मेथड्स की जब हम लोग बात करते हैं, बैरियर मेथड्स अगर आप नाम पढ़ो, बैरियर, बैरियर क्रिएट कर रहे हैं आप, किसके बीच में बैरियर क्रिएट करना है? मेल और फीमेल के बीच में नहीं, बैरियर क्रिएट करना है बच्चों स्पर्म और ओवा के बीच में, है ना। ताकि स्पर्म और ओवा पास आ ही ना पाए, और पास नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, है ना। तो बैरियर कहाँ क्रिएट किया गया है? बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, यानी कि स्पर्म्स को ओवा तक पहुंचने नहीं देना है। इन मेथड्स का ये एजेंडा है, ठान के आए हैं कि नहीं पहुंचने देंगे। तो जो पहला मेथड है, तो जो पहला बैरियर मेथड है बच्चों, दीज आर मेल कॉन्डम्स। अब जब हम लोग बात करते हैं कॉन्डम्स की, कॉन्डम्स क्या है? एक लेटेक्स रबरी शीट है, ठीक है, जिसको मेल्स वेयर करते हैं ऑन इरेक्ट पेनिस। अब जब वो वेयर करते हैं, क्योंकि पीनस उस टाइम पे जब कॉइटस हो रहा है या इंसेमिनेशन होगी, तो उस टाइम पे जो स्पर्म रिलीज होगा इंसेमिनेशन के टाइम पे, वो स्पर्म कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? इस रबरी शीट के अंदर। अब जब वो शीट के अंदर स्टोर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं जाएगा कहाँ तक? वो ओवा तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ये एक तरह का बैरियर मेथड है जो स्पर्म को रोक रहा है ओवा तक जाने के लिए। एक पॉपुलर ब्रांड जो आपको याद रखना है, दैट इज निरोध। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कॉन्डम सिर्फ मेल के लिए हैं? ऐसा नहीं है। तो फीमेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, फीमेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अब जब हम लोग बात करते हैं फीमेल कॉन्डम्स की, तो फीमेल कॉन्डम्स के क्या हो सकती हैं? फीमेल कॉन्डम्स 3 इंचेस तक वाइड हो सकती हैं और 7 इंचेस तक लॉन्ग हो सकती हैं, और इसके दोनों एंड पर रिंग प्रेजेंट होगी जो एडजस्टमेंट के लिए प्रेजेंट होती है। अब दोनों एंड पर रिंग प्रेजेंट है, लेकिन जो क्लोज्ड एंड है वो कहाँ होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए वजाइना के अंदर, और जो ओपन एंड है वो होता है बाहर एक्सटर्नल जेनिटिलिया के ऊपर, है ना, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के ऊपर। तो जिसके वजह से जब स्पर्म रिलीज आउट होगा तो ये उसकी एंट्री ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने का मतलब है स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देगी। क्लियर है? क्लियर है। नाउ कुछ और भी हमारे पास कुछ और भी बैरियर मेथड है। थर्ड इज
डायाफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स। अब डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप्स दोनों ही जो बैरियर मेथड है बच्चों, ये फीमेल के लिए बनाए गए हैं। ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम भी क्या है, डायाफ्राम अप्लाई होता है किसके ऊपर, वजाइना के ऊपर। अब इस डायाफ्राम में क्या प्रेजेंट है, इस डायाफ्राम में प्रेजेंट है एक रबर लाइक शीथ, और ये शीथ इसके एंडिंग पे क्या प्रेजेंट है, एक मेटल रिंग प्रेजेंट है। अब ये मेटल रिंग कहाँ पर एडजस्ट करी जाती है, ये एडजस्ट करी जाती है बच्चों वजाइना के ऊपर, ठीक है, ताकि ऑब्वियसली टू क्रिएट अ बैरियर जिसके वजह से स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाते। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल कैप्स की, सर्वाइकल कैप्स यानी कि ये कहाँ फिट करी जा रही हैं, सर्विक्स के ऊपर फिट करी जा रही हैं, ताकि स्पर्म कहाँ तक ना पहुंच पाए, आपके ओवा तक ना पहुंच पाए। अब जब स्पर्म ओवा तक पहुंचेगा ही नहीं तो फ्यूजन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी के चांसेस आर जीरो। इसके अलावा बच्चों ये जो दो कॉन्डम्स हैं, कॉन्डम्स के में आजकल मॉडर्न कॉन्डम्स में क्या आ रहा है, स्पर्मिसाइड्स भी लगे हुए हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्मिसाइड्स, केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्पर्मिसाइड्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा ये बर्थ कंट्रोल तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है बर्थ कंट्रोल में। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज इनमें क्या है कि दीज methods प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स हो गया, है ना, गोनोरिया हो गया, ये सारी डिजीजेस को क्या कर रहे हैं, इनको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है विद द यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। यानी कि एक ही यूज नहीं है, एक और दो यूज है। अब थर्ड हमारे पास जो मेथड है बच्चों, सी methods are chemical methods अब जब हम लोग इस केमिकल मेथड की बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्पर्मिसाइड्स के बारे में। स्पर्मिसाइड्स, अब जब स्पर्मिसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पर्मिसाइड, फीटिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, साइड वर्ड यानी कि ये वो केमिकल्स है जो स्पर्म को किल कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं। यानी कि स्पर्म एंटर हो रहा है और वो प्रभु को प्यारा हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मिसाइड्स क्या करती हैं, स्पर्मिसाइड्स केमिकल्स हैं जो स्पर्म को किल कर रहा है। ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इसमें जो स्पर्म को किल कर रहा है, दैट इज बच्चों नोनोजाइनोल, जाइनोल 9। क्या है उस केमिकल का नाम, नोनोजाइनोल 9। ये वो केमिकल है बच्चों जो क्या कर रहा है, स्पर्मिसाइड कर रहा है, स्पर्म किल कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पर्म किल हो रहे हैं। अब ये स्पर्मिसाइड किस किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, तो दीज स्पर्मिसाइड्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फोम, फोम के फॉर्म में मिल सकते हैं, जेलीज के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, जेल के फॉर्म में मिल सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो इन सारे फॉर्म में ये स्पर्मिसाइड मिल सकते हैं। और ये स्पर्मिसाइड क्या कर रहे हैं, स्पर्मिसाइड विल किल स्पर्म, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएं, जीरो, है ना, जीरो हो जाएंगे अगर स्पर्म मर जाएंगे तो ये है आपका बच्चों केमिकल मेथड। नाउ थर्ड मेथड्स आर, थर्ड मेथड, थर्ड नहीं फोर्थ, है ना, 3 कर चुके हैं। नाउ फोर्थ मेथड इज हार्मोनल मेथड। अब बच्चों जब हम लोग हार्मोनल मेथड की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ हार्मोन्स का। अब वो हार्मोन्स ऐसा नहीं है बॉडी से निकाल के फिर से बॉडी में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली पिल्स के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पिल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो मेथड है
वो पहला मेथड कौन सा है बच्चों? दैट इज कंबाइंड पिल। अब कंबाइंड पिल का क्या मतलब है? क्या मतलब है कंबाइंड पिल का? कंबाइंड पिल से ये तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है जिसके वजह से ये पिल बनी है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका है? इधर पर कॉम्बिनेशन है बच्चों ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टिन का। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके आपका क्या करेंगे? ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे। यानी कि हॉर्मोन्स में इतना ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करेंगे, चेंजेस क्रिएट करेंगे जिसके वजह से क्या होगा? ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। अब जब ओव्यूलेशन नहीं होगी बच्चों, मान लो ओव्यूलेशन नहीं हुई है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओवा नहीं आया है, ओवा नहीं आया है तो स्पर्म आएगा भी तो क्या करेगा? वापस चला जाएगा, डीजनरेट कर, वापस नहीं जाएगा मतलब वहीं रह जाएगा बेचारा इंतजार में ओवा के, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलना। तो ये क्या करती हैं? ये वो बर्थ कंट्रोल पिल्स है बच्चों जो क्या कर रही हैं? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही हैं। प्रिवेंट तो लिखना भूल गई मैम, तुम लिख लेना यार, है ना, तुम लोग लिख लेना। तो प्रिवेंट कर रही है क्या? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा है। अब क्या सिर्फ ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा है? नहीं, एक काम के लिए तो आया ही नहीं है ना, मेथड्स एक काम के लिए बने ही नहीं है, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन मेन मोटिव यही है कि बर्थ कंट्रोल करना है। बर्थ कंट्रोल करे बिना नहीं मानेंगे। तो दूसरा काम क्या है? एक तो प्रिवेंट कर रही है ओव्यूलेशन को, दूसरी चीज एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या कर देगी? थिन कर देगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या कर देगी? थिन कर देगी। इसके अलावा म्यूकस को क्या करेगी? थिक कर देगी। सर्वाइकल म्यूकस को क्या करेंगी? थिक करेंगे। अब ये थिक कर क्यों रही है? फन आ रहा है? नहीं, फन नहीं आ रहा। थिक इसलिए किया जा रहा है ताकि सर्विक्स में जब स्पर्म आ रहे हैं इस थिक म्यूकस के वजह से, और अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है म्यूकस का, थिक कर देते हैं अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो अमाउंट इंक्रीज होने के वजह से क्या हो रहा है बच्चों? स्पर्म आएगा लेकिन स्पर्म अंदर जा नहीं पाएगा, यूट्रस तक नहीं जा पाएगा स्पर्म। ठीक है। अब इन पिल्स को लेना कैसे है बताओ? कैसे लेंगे इन पिल्स को? मतलब क्या तरीका है? क्योंकि पिल है, दवाई है, टैबलेट है, तो डॉक्टर की परमिशन से, डॉक्टर के सजेशन से पिल ली जाती है। ऐसा नहीं है कि मन में आया ले ली, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली इन पिल का जो एक जनरलाइज्ड तरीका होता है वो ये होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो 21 डेज तक एक पिल रेगुलर लेनी है, और जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन यानी कि वो पीरियड जब ब्लीडिंग अकर हो रही है, उन 7 डेज, 6 to 7 डेज क्या करना है? नो पिल, पिल नहीं लेनी है। लेकिन फॉर 21 डेज हर महीने आपको रेगुलर पिल लेनी है, तब बर्थ कंट्रोल होगा। सोचो कितना ज़्यादा टैबलेट्स के देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स, ऊपर से हार्मोनल टैबलेट्स है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है जब आप बात करोगे 21 डेज रेगुलर पिल्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स, है ना, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं कंबाइंड पिल्स। बट ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल भी दे रखे हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाला सिस्टम है इन लोग का। ठीक है। नाउ सेकेंड इज प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। अब नाम से पता चल गया है, इसमें ईस्ट्रोजन को भाव नहीं दिया गया है ना, मतलब ईस्ट्रोजन को बोल दिया गया है हम नहीं ले रहे, हमसे प्रोजेस्टिन से काम चला लेंगे। तो अगर प्रोजेस्टिन से काम चलाएंगे तो ओव्यूलेशन तो नहीं रोकेंगे, तो ये करेंगे क्या? अगर ये ओव्यूलेशन नहीं रोकेंगे तो ये करेंगे क्या?
बच्चों ये क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेंगे, थिन बनाएंगे और सर्वाइकल म्यूकस को करेंगे थिक, ताकि यूट्रस में स्पर्म एंटर ना कर पाए। तो नीचे वाले ये जो दोनों फंक्शंस हम लोगों ने ऊपर लिखा है कंबाइंड पिल्स में, ये वो काम भी करते हैं। बट कंबाइंड ये जो प्रोजेस्टेन ओनली पिल्स हैं, ये किस वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? क्या कोई बता सकता है? सोचो, इसमें ईस्ट्रोजन नहीं है तो किस विमेन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी? जल्दी बताओ, सोचो। तो बच्चों, जब एक विमेन ब्रेस्ट फीडिंग वाले पीरियड में होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग विमेन के लिए ये जो पिल है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। अब अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को क्या है, सूटेबल है, सबसे ज्यादा सूटेबल है। किसको? ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है आई गेस? ठीक है। नाउ थर्ड, थर्ड क्या है? थर्ड है सहेली। थर्ड मेथड इज सहेली। सहेली कितना प्यारा नाम है? सहेली यानी कि फ्रेंड। फ्रेंड यानी कि वो इंसान जो सब चीज़ों में साथ देगा, है ऐसा बोला जाता है। अब पता नहीं कौन सा आपका दोस्त साथ दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। तो सहेली बच्चों वो पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके जो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल है यानी कि किसी भी तरह का हार्मोन इसमें नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं डाला गया है। अब जब नॉन स्टेरॉइडल है तो कैसे है, किसने बनाया, किसने इतना सोचा? नॉन स्टेरॉइडल है यानी कि साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बहुत 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 रेयरली साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों इस टैबलेट के। नॉन स्टेरॉइडल है, ये बनाया गया है CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ ने बनाया है। कितना बढ़िया काम कराया है ना। अब अगर नॉन स्टेरॉइडल है तो कौन सी चीज है इस टैबलेट के अंदर जो क्या कर रही है? इस टैबलेट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है बच्चों जो हार्मोन बर्थ कंट्रोल कर रही है? तो बच्चों वो है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है सेंट क्रोमन। आपको ये याद, मल नहीं है मन है, आपको ये याद इसलिए रखना है क्योंकि इसी सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल के वजह से क्या हो रहा है, इसी सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल के वजह से ये बर्थ कंट्रोल हो पा रहा है। अब जब हम लोग इस सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल की बात करते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल, ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन नहीं रोक रहा है ना? ओव्यूलेशन नहीं रोक रहा है, ये क्या कर रहा है? इम्प्लांटेशन को रोकेगा। क्या करेगा? दिस विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। क्यों? अगर ओव्यूले मान लो, है ना, मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गई, फर्टिलाइजेशन विल नॉट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी लीड करे। इम्प्लांटेशन जब होगी तब दिस इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। तो क्या करेगा ये? आप यूट्रस की एनवायरनमेंट को क्या करता है? ये अनसूटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। अब सोचो, प्रेगनेंसी नहीं होगी यानी कि बर्थ कंट्रोल तो हो गया, जिस वजह से ये बनाया गया था वो काम ये कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ये वाली पिल आपको क्या लेनी पड़ रही थी, 21 दिन लेनी पड़ रही थी, है ना? ये जो सहेली है ये है बच्चों वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक पिल है, यानी कि हफ्ते में एक बार लेनी है, सॉर्टेड सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारी थी सहेली, सहेली यानी कि बेस्ट फ्रेंड। अब ऐसा नहीं है, आ, पहले 3 महीने ये जो सहेली है बच्चों, ये पहले 3 महीने ट्वाइस अ वीक ली जाती है। फर्स्ट 3 महीने जब ये यूज़ करना शुरू करती है कोई भी वुमेन, तो उसको सजेस्ट किया जाता है, उसकी डोजेज होती है ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद हर महीने एक, मतलब हर हफ्ते एक एक पिल। ठीक है, तो मेजरली इसको बोला जाता है वंस अ वीक पिल। अरे अच्छा,
मिट गया था, सॉरी गाइज, है ना। चलो, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है पिल्स के बारे में, ठीक है। पिल्स के बारे में अब इनके अलावा हम लोग कुछ और पिल्स के बारे में बात करते हैं। पिल्स जो कि है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में आती है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में एक पिल है जिसका नाम है, मतलब एक क्या है, अनवांटेड 72, यानी कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद विद इन 72 आवर्स अगर विमेन ये पिल लेती है, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, तो क्या होता है, तो अ, ये पिल इंश्योर करती है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाए। अब प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी अगर विद इन 72 आवर्स ये पिल ले ली गई तो। अगर विद इन 72 आवर्स ये पिल नहीं ली तो देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट ना हो, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम लोग जो नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं दैट इज इम्प्लांट्स। डी कर लिया था, ई करना है। नेक्स्ट मेथड इज बच्चों इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या हैं, बेसिकली कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब लाइक डिवाइसेस है जो विमेन की बॉडी में इम्प्लांट की जाते हैं। इम्प्लांट करे जाते हैं कहाँ पर, कहाँ, सब डर्मा वाली लेयर में इम्प्लांट करे जाएंगे, फोर आर्म में इम्प्लांट करे जाते हैं या अपर आर्म में इम्प्लांट करे जाते हैं। अब एक इम्प्लांट है जिसका नाम है नॉर प्लांट। इस नॉर प्लांट में प्रेजेंट है बच्चों प्रोजेस्टिन। अब प्रोजेस्टिन क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस है ना, थिकन करेगा। सर्वाइकल म्यूकस थिकन होगा तो स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब हम लोग इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये 5 इयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं, यानी कि फॉर 5 इयर्स कॉन्ट्रासेप्शन मिल सकती है, बर्थ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अब इनको लगाया कैसे जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन इम्प्लांट्स को, इन डिवाइसेस को फैन शेप में डाला जाता है, कहाँ पर, स्किन के अंदर। और स्किन कौन सी जगह पे, फोर आर्म या अपर आर्म में, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस, यानी कि यूट्रस में कुछ फिट करा है ना, यूट्रस में कुछ फिट किया है, सर्विक्स में कुछ फिट किया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बर्थ कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में। आईयूडी यूज करूंगी टर्म, आईयूडीज रेफर टू इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, ओके। तो एक टर्म, एक है आपका, फर्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। अब ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है ना बच्चे, ये क्या कर रही हैं, कॉपर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। अगर स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हुई तो ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा भाग के, है ना। तो एक तो स्पर्म की मोटिलिटी कम कर रहा है, दूसरी चीज क्या कर रहा है, दूसरी चीज ये बच्चों आपका जो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग पावर है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग पावर है, कैपेसिटी है, उसको भी कम करता है। तो क्या क्या कर रहा है, ये कर रहा है सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म और डिक्रीज कर रहा है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ
स्पर्म, यानी कि अगर मोटिलिटी नहीं कर पाया, मोटिलिटी को सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाया और स्पर्म पहुंच गया और ओवा भी वहां था, तो दूसरी चीज क्या करेगा, ये बोलेगा फर्टिलाइजिंग पावर इसकी कम कर देगा। अब करके दिखा फर्टिलाइज, है ना, स्पर्म को बोलेगा अब करके दिखा फर्टिलाइज। तो पहला तो ये था बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनल आईयूडीज। सेकंड इज हार्मोनल आईयूडीज। फिर से पता चल गया होगा, हार्मोनल आईयूडीज यानी कि हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब हम लोग बात करते हैं हार्मोनल आईयूडीज के बारे में, तो हार्मोनल आईयूडीज में क्योंकि हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, सोचो कौन से हार्मोन का इस्तेमाल हो रहा है। इधर भी बच्चों यूज किया जा रहा है प्रोजेस्टिन, और इस प्रोजेस्टिन क्या करेगा, ये प्रोजेस्टिन सर्विक्स के म्यूकस को थिकन कर देगा, अमाउंट इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से स्पर्म कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, आपके ओवा के पास नहीं पहुंच पाएगा। ओवा के पास नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये हार्मोनल आईयूडीज भी यूज हो सकती है इन केस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। और मान लो अगर स्पर्म पहुंच भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो ये क्या करता है, तीसरी चीज, ये यूट्रस के एनवायरनमेंट को अनसूटेबल बना देगा फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, क्लियर है। यानी कि दो तीन चीजें करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिकन करेगा, अमाउंट इंक्रीज करेगा, उसके अलावा एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, उसका एनवायरनमेंट चेंज कर देगा यूट्रस का, जिसके वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। तीसरा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। थर्ड इज, यहां लिख देती हूं, थर्ड इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इनसे आईयूडीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जब नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह का हार्मोन नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स इसका है लिपीज लूप, कितना क्यूट नाम है ना, लिपीज लूप, है ना। कॉपर रिलीजिंग में आ जाता है, कॉपर टी सुना होगा, कॉपर 7, और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं हार्मोनल वाले की, हार्मोनल वाले में आ गया हमारा LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। तो ये सारी आईयूडीज हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर हम लोग नीट के पेपर की बात करें, सीयूईटी के पेपर की बात करें, या बोर्ड्स एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि नीट सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में कौन सा किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और बोर्ड्स में तो पूछे ही जा सकता है, तो एग्जाम्पल जितना लिखोगे, जिस क्वेश्चन में ज़रूरत है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब हमने कर लिया है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस भी। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस के बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों लास्ट मेथड की जो कि है सर्जिकल मेथड। अब जब सर्जिकल मेथड की बात करते हैं ना, इसमें हम लोग को दो मेथड पढ़ने हैं, एक है वेसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी हो रहा है बच्चों मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी हो रहा है फीमेल्स में। एक ही चीज हो रही है यहां पर, मेल्स में वास डेफरेंस क्या थी, स्पर्म डक्ट जो स्पर्म कैरी करके लेके जा रही थी, वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है। यहां पर ओवी डक्ट को कट एंड टाई कर दिया जाता है।
अब सोचो, कट एंड टाई क्यों कर रहे हैं? सोचो, तुम घूमने जा रहे हो, है ना, बड़े खुश होके तुम लोगों ने, तुम्हारे दोस्तों का प्लान गोवा का फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। अब जब तुम सक्सेसफुली उधर पर जा रहे हो, सोचो बीच में तुम्हें जो एक ही इकलौता रास्ता है, मान लो कोई इकलौता रास्ता है और वो टूटा हुआ मिल जाए, मतलब बिल्कुल ब्रोकन, बीच में से बिल्कुल गड्ढा हो कि आगे जा ही नहीं सकते, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर जिस रास्ते से स्पर्म बन के टेस्टिस में बना, एपिडिडाइमिस में मैच्योर हुआ, जिस रास्ते से अब वो आएगा फॉर इंसेमिनेशन, वो रास्ता ही हमने बीच में से तोड़ दिया है। तो स्पर्म अगर कोइटस होगा भी तो स्पर्म कहाँ नहीं जा पाएगा? ओवा के पास नहीं जा पाएगा। वहीं पर अगर हम लोगों ने ओविडक्ट को कट एंड टाई किया है, यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देना है, तो हम लोगों ने इधर पर भी रास्ता क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड एक मिथ है जो मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताऊंगी। मिथ क्या है? मिथ ये है कि मेल्स को लगता है कि अगर वेसेक्टोमी होगी तो उनकी मेलनेस कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि मेलनेस वास्ट डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मेलनेस यानी कि स्पर्म, क्योंकि स्पर्म को कुछ नहीं हुआ है, स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में बढ़िया स्पर्म बन रहा है, स्पर्म को तो हमने कुछ नहीं किया, बस स्पर्म आ नहीं पाया है ना। और पेनिस के इरेक्शन में भी वास्ट डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जब ना ही इरेक्शन में रोल है ना स्पर्म फॉर्मेशन में रोल है, बस हमने स्पर्म को पहुंचने नहीं दिया है, तो ये मिथ है कि मेलनेस कम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेलनेस कम नहीं होती है, ठीक है। और इसलिए मेल्स क्या प्रिफर करते हैं, खुद नहीं कराते हैं ये सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन, फीमेल्स में अपने पार्टनर में करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी, हमने गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स डिस्कस करे, क्यों करे गए वो प्रोग्राम्स, क्यों वो स्लोगन्स आए, क्यों हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, और हमने डिस्कस करे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में पहला था ट्रेडिशनल मेथड, फिर हम लोगों ने पढ़े बैरियर मेथड, बैरियर मेथड्स के बाद हम लोगों ने पढ़े केमिकल मेथड, और फिर हम लोगों ने पढ़े कौन सा मेथड पढ़ा था? हार्मोनल मेथड पढ़ा था। हार्मोनल मेथड्स में हम लोगों ने पिल्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में? इम्प्लांट्स के बारे में, फिर आईयूडीज के बारे में, और हमने पढ़ा सर्जिकल मेथड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज के बारे में, तो और इसके अलावा हम लोग कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो या तो नेक्स्ट क्लास में डिजीज करेंगे, उसके बाद इनफर्टिलिटी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।